नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज बुलंदशहर में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। पिछली क्लास में हमने जो कल बात करी थी उसमें हमने भारत के प्रमुख हाथी आरक्षित क्षेत्रों के बारे में बात करी और एक मैप के माध्यम से देखा कि वर्तमान भारत में जो 32 हाथी आरक्षित क्षेत्र हैं ये कहाँ कहाँ स्थित हैं। आज हम इन्हीं को देखेंगे। कौन सा हाथी रिजर्व सबसे पहले बनाया गया था, भारत में हाथियों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, हाथियों के लेकर के जनगणना कब हुई थी, गज यात्रा क्या है, आइए इसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाथी रेंज और हाथी आरक्षित क्षेत्र कहाँ कहाँ हाथियों की संख्या ज़्यादा है और हाथी आरक्षित क्षेत्र वर्तमान में कितने हैं। देखिए, वर्ष 2009 की अगर हम बात करें तो वर्ष 2009 कब, वर्ष 2009 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वर्ष 2009 में एक अधिसूचना जारी हुई थी। ठीक है, वर्ष 2009 में एक अधिसूचना जारी हुई जिसके अनुसार देश में हाथी आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 27 थी। कितनी थी? 27। तो 2009 में एक अधिसूचना के अनुसार देश में आरक्षित हाथी रिजर्वों की संख्या 27 थी। इसके बाद हुआ क्या कि मेघालय में खासी आरक्षित क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, बादलखोल एवं लेमारू और ओडिशा में दक्षिणी ओडिशा हाथी आरक्षित क्षेत्र व बैतरणी हाथी आरक्षित क्षेत्र को वन मंत्रालय की मंजूरी मिली और इस प्रकार 5 नए हाथी आरक्षित क्षेत्र बनाए गए जिसके कारण वर्तमान में हाथी आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 32 हो चुकी है। तो 2009 में जो संख्या 27 थी, वहीं मैं अगर बात करूं मेघालय में तो मेघालय में एक बनाया गया था। मेघालय में तो 5 नए बने, 5 बाद में बनाए गए थे। बाद में कब? बाद में 5 बाद में बनाए गए। और किसके द्वारा? तो एक वन मंत्रालय, किसके द्वारा? वन मंत्रालय के द्वारा। वन मंत्रालय, ठीक है, वन मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई। और जब मंजूरी दी गई तो उसमें 5 बनाए गए थे। 5, पहला कौन सा? देखिए, एक है आपके खासी। कौन सा है? खासी। एक खासी है और खासी वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है मेघालय में। कहाँ? मेघालय में खासी है। दूसरा कौन सा था? तो छत्तीसगढ़ में बादलखोल। दूसरा कौन सा है? बादलखोल। कौन सा? बादलखोल कहाँ है सर? बादलखोल की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़। बादलखोल छत्तीसगढ़ में है। वहीं इसके साथ साथ बादलखोल और लेमारू। कौन सा? तीसरा लेमारू और बादलखोल, ये भी आपके छत्तीसगढ़ में ही है। इसके साथ साथ ओडिशा की बात करें तो नंबर 4 ओडिशा में कौन सा बनाया गया था? तो ओडिशा में दक्षिणी ओडिशा। कौन सा? दक्षिणी ओडिशा। और दक्षिणी ओडिशा के साथ नंबर 5वां जो बनाया गया था, इसका नाम था वैतरणी। क्या नाम था? वैतरणी। वैतरणी एक नदी भी है, वैतरणी। ये दोनों के दोनों कहाँ बनाए गए थे सर? ओडिशा में। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्तमान में जो हाथी आरक्षित क्षेत्रों की संख्या है वो वर्तमान में 32 है। अब हम एक एक को देखेंगे। आइए जानते हैं प्रत्येक के बारे में कि कौन सा है। नंबर फर्स्ट का बात करें तो प्रत्येक का हम क्षेत्रफल देखेंगे। तो नंबर फर्स्ट की बात करूं तो एक है आपके मयूर झरना। कौन सा है? मयूर झरना। एक मयूर झरना है। मयूर झरना सर कहाँ पड़ता है? तो मयूर झरना पड़ता है पश्चिम बंगाल। हम वेस्ट बंगाल के देखेंगे, वेस्ट बंगाल के, और इसका क्षेत्रफल कितना है। तो चलिए पहले मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ कि पश्चिम बंगाल में कौन कौन से हाथी आरक्षित क्षेत्र हैं।
तो मैं पहले इस प्रकार से इनको लिख देता हूँ कि जिससे कि आपको याद रहे कि पश्चिम बंगाल। तो पहले एक राज्य लिख देता हूँ, राज्य, उस राज्य के अंतर्गत आने वाले, तो प्रत्येक राज्य मैंने बताए थे आपसे कि 9 राज्य ऐसे हैं जिनमें ये हैं, ठीक है। तो हम राज्य की बात करेंगे तो राज्य, तो पहला राज्य हम बात करें तो पहले पश्चिम बंगाल से ही हम चलते हैं। कहाँ से? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। और इन क्लासों को आप करते रहिए क्योंकि इनसे आपको बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। चलिए, तो पश्चिम बंगाल में जो भी पश्चिम बंगाल के प्रमुख हाथी आरक्षित क्षेत्र हैं उनके बारे में हम बात करते हैं आज। तो पश्चिम बंगाल में कौन कौन से हैं देखिए। नंबर फर्स्ट की बात करें तो पश्चिम बंगाल में जो एक पड़ता है उसका नाम है मयूर झरना। क्या नाम है? मयूर झरना। एक मयूर झरना, मयूर झरना, मयूर झरना कहाँ पड़ता है? ये भी पश्चिम बंगाल में। दूसरे की बात करें सर, दूसरा कौन सा है पश्चिम बंगाल में? तो इसका नाम है पूर्वी द्वार। कौन सा है? पूर्वी द्वार, पूर्वी द्वार, पूर्वी द्वार, पूर्वी द्वार, ठीक है। इसके साथ पश्चिम बंगाल में और कौन सा है? तो केवल दो ही ऐसे हाथी आरक्षित क्षेत्र हैं जो आपके कहाँ पड़ते हैं? पश्चिम बंगाल में पड़ते हैं। मैं अगर इनके क्षेत्रफल की बात करूँ कि मयूर झरना का क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल है मेरे भाई इसका 414 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। वहीं पूर्वी द्वार की बात करूं तो पूर्वी द्वार का जो क्षेत्रफल है वो 978 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के आसपास इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। हाँ, चलिए आगे बात करें दूसरे राज्य की। दूसरा राज्य कौन सा है सर? दूसरे राज्य आगे हम झारखंड की बात कर लेते हैं। झारखंड, तो झारखंड राज्य की मैं बात करूं मेरे भाई तो झारखंड राज्य के प्रमुख हाथी आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो आइए नंबर फर्स्ट झारखंड देख लेते हैं कौन कौन से हैं झारखंड में। झारखंड में एक पड़ता है सर सिंहभूम, और सिंहभूम भारत का पहला हाथी रिजर्व क्षेत्र है, सिंहभूम, ठीक है। दूसरे की बात करें तो झारखंड में दूसरा कौन सा पड़ता है? तो दूसरा झारखंड में जो पड़ता है, ठीक है, तो झारखंड में एक ही है और दूसरा नहीं है, ठीक है। जो झारखंड में एक ही है क्योंकि कल भी मैंने आपसे बताया था सिंहभूम, केवल सिंहभूम ही आपके झारखंड में है। और इसके क्षेत्रफल की मैं बात करूं मेरे भाई, ठीक है, सॉरी, इसके अलावा एक और पड़ता है झारखंड में, दूसरा भी देखते हैं हम दूसरा, ठीक है। तो एक और पड़ता है झारखंड में जिसका नाम है संबलपुर। क्या नाम है? संबलपुर, संबलपुर। तो संबलपुर और आपके सिंहभूम ये दोनों झारखंड में पड़ते हैं। मैं इनके क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल की देखिए भाई साहब, इसका क्षेत्रफल क्या है मेरे भाई? तो इसका क्षेत्रफल जो है, अगर हम सिंहभूम के क्षेत्रफल की बात करें तो 4530, कितना है? 4530, 4530 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। वहीं मैं संबलपुर की बात करूं तो 427 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। आगे हम बात करें तीसरे राज्य की, तो तीसरा राज्य आप देख सकते हैं मेरे साथ, ओडिशा। कौन सा? ओडिशा, ओडिशा, ओडिशा। और ओडिशा राज्य के प्रमुख हाथी आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो ओडिशा में एक है आपके मयूरभंज। कौन सा है? मयूरभंज। मयूरभंज की बात करें तो मयूरभंज, ठीक है, कौन सा है? नंबर फर्स्ट की बात करें तो एक पड़ता है सर मयूरभंज, मयूरभंज। देखिए मयूर झरना आपके पश्चिम बंगाल में है, जबकि मयूरभंज की बात करें तो ये आपके ओडिशा में पड़ता है। दूसरा है ओडिशा में महानदी। कौन सा है? महानदी, क्योंकि महानदी को ओडिशा का शोक भी कहते हैं, महानदी, ठीक है। और तीसरा ओडिशा की बात करें तो सर तीसरा कौन सा है? बैतरणी। कौन सा है? ओडिशा में तीसरा है बैतरणी। कौन सा? बैतरणी, ठीक है, बैतरणी, बैतरणी। और जिसकी मैंने बात करी थी कि ओडिशा में एक बैतरणी बनाया गया था, बैतरणी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। तो बैतरणी, और बैतरणी के बाद सर नंबर 4 जो आता है उसका नाम है दक्षिणी ओडिशा। क्या नाम है? दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी ओडिशा। इसके साथ साथ ओडिशा के और प्रमुख हाथी आरक्षित क्षेत्र कौन से हैं? तो देख सकते हैं हम यहाँ पर, एक मयूरभंज है, एक महानदी है, एक बैतरणी है, एक दक्षिणी ओडिशा है। ये कुल मिलाकर के 4 ऐसे हाथी आरक्षित क्षेत्र हैं जो ओडिशा में स्थित हैं। कितने हैं? 4।
अब इन चारों के हम क्षेत्रफल की बात करें तो देखिए क्षेत्रफल, सबसे पहले हम मयूरभंज की क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो मयूरभंज का जो क्षेत्रफल है वो कितना है मेरे भाई, तो वो है आपके 3214। कितना, 3214। और 3214 आपको पता है कि ये कितना है, पूरब से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण। आप देख सकते हैं कि 3214 जो किलोमीटर लंबाई है वो उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई है। ठीक है, याद रखना आपके जो विस्तार है। वहीं अगर हम महानदी की बात करूं तो महानदी हाथी आरक्षित क्षेत्र की, तो महानदी हाथी आरक्षित क्षेत्र जो है इसका जो क्षेत्रफल है 1038। कितना, 1038 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। आइए वैतरणी की बात करते हैं कि वैतरणी जो है आपके, इसका क्षेत्रफल कितना है वैतरणी का, तो मेरे भाई इसका है 1755। कितना, 1755, 1755 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। वहीं दक्षिणी उड़ीसा की बात करूं तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 4200 लगभग 16 किलोमीटर के आसपास। कितना, 16 किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल है। कितना किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, इसका, इस वाले का। ठीक है, आगे मैं बात करूं भैया अगला, तो आइए अगले उस पर चलते हैं। नंबर पीछे वाला जो था हमारा नंबर 4 हमने राज्य देख लिए, कितने, तीन राज्य देख लिए। अब हम राज्य पर चलते हैं चौथे राज्य पर, कि चौथा राज्य कौन सा है। चौथे राज्य की बात करें मेरे भाई तो देखिए चौथा जो राज्य है उसकी हम बात करेंगे अब यहाँ पर किसकी, छत्तीसगढ़ की। किसकी, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य हम देखेंगे, छत्तीसगढ़ में कौन कौन से हैं छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के कौन कौन से ऐसे हाथी आरक्षित क्षेत्र हैं। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हाथी आरक्षित क्षेत्रों के बारे में। ठीक है, 1 मिनट आप मुझे दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हो गया। छत्तीसगढ़ की बात करें तो देखिए छत्तीसगढ़ में दो आपके हाथी आरक्षित क्षेत्र हैं। एक कौन सा है सर, एक की बात करें तो एक हाथी आरक्षित क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ में है उसका नाम है लेमरू। कौन सा है सर, लेमरू। तो लेमरू हाथी आरक्षित क्षेत्र। और दूसरे की मैंने आपसे बताया था कि बादलखोल, जिसके बारे में अभी हमने ऊपर बात करी थी स्टार्टिंग में, बादलखोल। एक बादलखोल है और इसका जो पूरा नाम है बादलखोल तमोर पिंगला। बादलखोल ठीक है, बादलखोल तमोर पिंगला, बादलखोल तमोर पिंगला, ये आपके एक हाथी आरक्षित क्षेत्र है। मैं इनके क्षेत्रफल की बात करूं तो यहाँ पर लेमुरू का जो क्षेत्रफल है वो है 450 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। कितना है, 450 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। वहीं अगर हम बादलखोल तमोर पिंगला की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 1048, कितना, 1048.30 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो अगले राज्य अपने 5वें राज्य की कुल मिलाकर के इनकी जो संख्या है, जो संपूर्ण राज्य में बात करें तो केवल मात्र भारत के 14 ऐसे राज्य हैं जिनमें हाथी आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं, जिनकी संख्या टोटल 32 है। कुल क्षेत्रफल की बात करें तो कुल क्षेत्रफल 69,582 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। आगे बात करेंगे हम इसका। अगले जो हम बात करते हैं तो अगला जो राज्य है उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के हाथी आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं अरुणाचल प्रदेश के हाथी आरक्षित क्षेत्रों के बारे में। नंबर फर्स्ट कौन सा है सर, नंबर फर्स्ट की बात करें तो नंबर फर्स्ट पड़ता है आपके, देखिए इसमें कोई फर्स्ट सेकंड ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन मेरे एक आदत सी बन चुकी है कि नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, नंबर थर्ड ऐसे कहने की। तो मैं ऐसे बता दूँ, जैसे एक है आपके सर कामेंग। कौन सा है, कामेंग। एक है आपके कामेंग, तो कामेंग आपके कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। दूसरा कौन सा है, दूसरा जो अरुणाचल प्रदेश में, इसका नाम है दक्षिणी अरुणाचल प्रदेश। कौन सा, दक्षिणी। इसके इस राज्य के नाम पर ही है दक्षिणी अरुणाचल। ठीक है, दक्षिणी अरुणाचल। ठीक है, दक्षिणी, एक सेकंड रुक जाइए बस आप, दक्षिणी अरुणाचल प्रदेश ये भी आपके है। ठीक है, इसके साथ साथ सर यहाँ पे नंबर इसकी बात करें आगे कि अरुणाचल प्रदेश में क्या और कोई है, तो आगे यहाँ पर केवल 2 ही ऐसे
हाथी आरक्षित क्षेत्र हैं जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। कौन कौन सा? एक है कामेंग, एक है दक्षिण अरुणाचल। कामेंग की बात करूं तो कामेंग का जो क्षेत्रफल है वो 1892 कितना 1892 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। वहीं दक्षिणी अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो दक्षिणी अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 1957.50 1957.50 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, ये सब जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, ध्यान रखना और याद रखना आप सभी लोग कि ऐसा कंटेंट आपको कहीं और मुश्किल ही मिल पाएगा, याद रखना। बस आप करते रहिए तैयारी और देखते रहिए। चलिए आइए जानते हैं असम के बारे में। असम में कौन कौन से हैं? असम, ठीक है, असम। तो असम के राजधानी दिसपुर, असम। असम के हाथी आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो असम के जो हाथी आरक्षित क्षेत्र हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, असम के जो हाथी आरक्षित क्षेत्र हैं एक का नाम है काजीरंगा कार्बी आंगलोंग। ठीक है, कौन सा है? काजीरंगा ठीक है, काजीरंगा कार्बी आंगलोंग। एक ये भी असम में पड़ता है, काजीरंगा कार्बी आंगलोंग। ठीक है, क्या है? आंगलोंग, ये पड़ता है। दूसरे की बात करें सर, दूसरा कौन सा है असम में? तो दूसरा है आपके धनसिरी लुंगडिंग। कौन सा? धनसिरी। और एक नदी भी यहाँ पे प्रवाहित होती है, नदी असम में धनसिरी, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, धनसिरी लुंगडिंग। कौन सा? लुंगडिंग, धनसिरी लुंगडिंग। तो धनसिरी लुंगडिंग ये पड़ता है। और तीसरा कौन सा है असम में? तो तीसरा मेरे भाई असम की बात करें तो तीसरा पड़ता है, ठीक है, सोनितपुर। कौन सा है? सोनितपुर, तीसरा सोनितपुर है, सोनितपुर। चौथा कौन सा है मेरे भाई इसमें से? चौथे असम की बात करें तो दिहांग पटकाई। ठीक है, और इसके अलावा अभी और भी हैं असम में, याद रखना। ठीक है, असम की बात करें तो एक है आपके चिरांग रिपू। ठीक है, ये भी आपके असम में ही पड़ता है। एक और है सर नंबर 5 में, इसका नाम है चिरांग रिपू। अब ये चिरांग रिपू जो है, ठीक है, चिरांग रिपू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, चिरांग रिपू नंबर 5, चिरांग रिपू। आइए इनके क्षेत्रफल की बात करें तो जैसे देखिए आपके काजीरंगा का जो क्षेत्रफल है 3270 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। धनसिरी लुंगडिंग का जो क्षेत्रफल है वो 2744 है, 2740 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। सोनितपुर की बात करूं तो सोनितपुर का जो क्षेत्रफल है 1420 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। वहीं दिहांग पटकाई की बात करें तो दिहांग पटकाई जो है वो 937 लगभग कितना 937 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ये एक हाथी आरक्षित क्षेत्र है। और वहीं मैं अगर बात करूं सर चिरांग रिपू की, तो चिरांग रिपू का जो क्षेत्रफल है वो 2600 कितना 2600 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ठीक है, अभी तक हमने भारत के 6 राज्यों में प्रमुख हाथी आरक्षित क्षेत्रों की बात करी। अब हम बात करते हैं अगला राज्य सातवां राज्य कौन सा है? तो 7वें राज्य की बात करें तो अब हम चलते हैं नागालैंड। तो नागालैंड में कितने हैं? ठीक है, चलिए, तो 7वां राज्य कौन सा है सर? नागालैंड। और नागालैंड की राजधानी आपको पता ही है कि नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। कौन सा? कोहिमा। आपको नागालैंड की राजधानी याद करने के लिए एक शानदार सा मैं एक तरीका बता देता हूँ। आप कहीं से गुजर रहे थे, आप एक भूमि के टुकड़े से होकर के गुजर रहे थे, भूमि का टुकड़ा मतलब ज़मीन, आप भूमि के टुकड़े से होकर के गुजर रहे थे और आपने वहाँ पर सांप देखा, यानी नाग देखा।
नाग देख करके आपकी चीख निकल गई और आपने तुरंत बोल दिया उई माँ, तो उई माँ से हो जाएगा कोहिमा और नाग से हो जाएगा नागालैंड। इस प्रकार से नागालैंड की राजधानी कोहिमा और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। ईटानगर को याद करने का आपके लिए बहुत शानदार तरीका ये होता है कि अरुण ने गुस्से में मुझे ईंट मारी, तो अरुण से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और ईंट से हो जाएगा ईटानगर। ठीक है, इसी प्रकार से हम असम की राजधानी याद कर सकते हैं दिसपुर। दिशाएं होती हैं 4 और सम होता है सम संख्या, और 4 जो होती है वो सम संख्या होती है और दिशाएं हमारी 4 होती हैं। तो सम से हो जाएगा असम और दिशा से हो जाएगा दिसपुर। ठीक है, चलिए आगे बात करें सर हम नागालैंड की। तो नागालैंड के अंतर्गत आने वाला जो हाथी आरक्षित क्षेत्र है इसका नाम है इटांकी। कौन सा? इटांकी। और ये मैंने आपको बताया था अभी, इटांकी। इटांकी एक राष्ट्रीय उद्यान भी है इटांकी। और इसके बारे में मैंने आपसे बताया था कि सांप देखा ऊही माँ, मुँह से निकला ऊही माँ, नौटंकी करने लगा तो ऊही माँ, इटांकी, नौटंकी इटांकी। ठीक है, चलिए। और इसके क्षेत्रफल की बात करूं मैं मेरे भाई, तो इसका क्षेत्रफल 202, कितना? 202 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। ठीक है, चलिए। अभी तक हमने भारत के 7 राज्यों में विभिन्न कितने यानी कई हमने हाथी आरक्षित क्षेत्र की बात करी। अब हम बात करते हैं, ठीक है, मेघालय की। मेघालय में कौन सा है? तो मेघालय राज्य की बात करें तो मेघालय राज्य के प्रमुख हाथी आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो मेघालय में कौन कौन से हाथी आरक्षित क्षेत्र पड़ते हैं, आइए जानते हैं मेघालय के बारे में। तो मेघालय में पड़ता है एक गारो हिल्स। नंबर फर्स्ट की बात करें तो एक हाथी आरक्षित क्षेत्र पड़ता है गारो हिल्स। कौन सा सर? गारो हिल्स। तो एक है आपके गारो हिल्स। ठीक है, गारो पहाड़ियों पर स्थित है, गारो हिल्स उसी के नाम पर रखा गया है। दूसरे की बात करें सर, दूसरा कौन सा पड़ता है यहाँ पर? तो दूसरा जो पड़ता है इसका नाम है खासी हिल्स। कौन सा? खासी हिल्स। खासी हिल्स यहाँ पड़ता है, खासी हिल्स। ठीक है, खासी हिल्स। और इसके अलावा मेघालय की बात करें तो देखिए 2 ही ऐसे हैं जो आपके मेघालय में पड़ते हैं, एक गारो हिल्स, एक खासी हिल्स। दोनों के क्षेत्रफल की बात करूँ तो देखिए इसमें से गारो हिल्स का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? गारो हिल्स का जो क्षेत्रफल है वो 3500, कितना? 3500 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। वहीं मैं इसकी बात करूं खासी हिल्स की, तो खासी हिल्स का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? वो 1331, कितना? 1331 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। तो आप मेघालय को तो आप आसानी से याद रख सकते हो। मेघालय के जो हाथी आरक्षित क्षेत्र हैं उनको आप आसानी से याद रख सकते हो। क्यों? क्योंकि मेघालय में आपके 3 प्रमुख पहाड़ियाँ पड़ती हैं, जिन पहाड़ियों के नाम पर वहाँ की जनजातियों के नाम रखे गए हैं। ठीक है, अब ये पहाड़ी कौन सी है? इन पहाड़ियों का नाम है गारो, खासी, जैंतिया। तो तीनों पहाड़ियाँ क्रम से हैं, यानी ये जो पहाड़ियाँ हैं आप देख सकते हैं कि ये पहाड़ी है, एक पहाड़ी यहाँ है, ये पहाड़ियाँ हैं और ये क्रम से पहाड़ियाँ होती हैं। ठीक है, ये क्रम से पहाड़ियाँ हैं। तो इधर वाली जो पहाड़ी है इसको गारो कहते हैं, गारो। मध्य वाली को कहते हैं खासी और इधर वाले को कहते हैं जैंतिया। ठीक है, जैंतिया। और मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि कभी कभी ना ये सीक्वेंस में लगाने के लिए आ जाती हैं कि पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब लगाइए। अगर आपसे पूरब से पश्चिम कहे तो पहले जैंतिया आएगी, फिर खासी आएगी, फिर गारो आएगी। लेकिन अगर आपसे पश्चिम से पूरब कहे तो पहले गारो रखना है आपको, गारो, दूसरा खासी रखना है, तीसरा आपको जैंतिया रखना है। ठीक है, चलिए। तो हमारा ये टॉपिक अभी नहीं है, फिलहाल इसको हम पढ़ेंगे आगे चल करके। वैसे ये मैंने टॉपिक करा दिया है आपके, जब भारत की भू आकृतिक संरचना पढ़ाई थी तो वहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, चलिए। लेकिन अब हमने क्या है कि क्योंकि हमको लगा कि कुछ स्टूडेंट हैं जो हमारी क्लास उसको थोड़ा नहीं देख रहे थे इस वाइट बोर्ड पर, तो हमने सोचा कि क्यों ना भी स्मार्ट तरीके से इनको क्लास दी जाए। तो इसके लिए हमने पेन टैब का एक माध्यम लिया है, तो उसके माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम नौवें राज्य की बात करें तो यहाँ मेघालय के बाद हम कर्नाटक की बात करते हैं। किसकी? कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य है, कर्नाटक। और कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय उद्यान भी और कौन से राष्ट्रीय उद्यानों के साथ साथ हाथी आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो कर्नाटक के अंतर्गत आने वाले प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान
पड़ता है, एक है आपके मैसूर, क्योंकि मैंने आपको कल मैप में भी दिखाया था। तो मैसूर कौन सा है इसके अंतर्गत, एक ही है, उसका नाम है मैसूर। कौन सा है सर, मैसूर। तो मैसूर इसके अंतर्गत आता है। इसके क्षेत्रफल की बात करें, मैसूर के क्षेत्रफल की, तो मैसूर का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो मैसूर का जो क्षेत्रफल है वो है सर 6724, 6724 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। कौन सा, मैसूर। आगे मैं बात करूं अगले राज्य की, तो अगला राज्य 10वां राज्य, ठीक है, इसका नाम है केरल। अब हम केरल वाले को देखेंगे, और केरल वाले मैंने कल आपको बताए भी थे कि कौन कौन से हैं। तो एक एक को हम देखेंगे, केरल में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित हैं। तो कौन कौन से स्थित हैं, तो नंबर फर्स्ट में बात करता हूँ केरल वाले की। तो एक आपके केरल में जो पड़ता है इसका नाम है वायनाड। क्या नाम है, वायनाड, ठीक है, वायनाड, वायनाड, ठीक है। कल आना, बाय बाय करना, बाय करके नाट गया, कल आना, चलो जाओ, ठीक, कोई बात नहीं। तो वायनाड, वायनाड आपके कहाँ पड़ता है सर, केरल में। इसके बाद नीलांबर, ठीक है, नीलांबुर। दूसरा कौन सा है, नीलांबुर, दूसरा नीलांबुर, नीलांबुर। ये कल मैंने आपको मैपिंग के माध्यम से बताए थे, लेकिन इनके बारे में मैं आपको समझा नहीं पाया था। तो जैसे नीलांबुर, नीलांबुर आपके केरल में पड़ता है, तो नीलांबुर केरल में पड़ता है, वायनाड केरल में पड़ता है। अनाईमुड़ी, कौन सा, तीसरा, अनाईमुड़ी, 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 और याद रखना अनाईमुड़ी। इसके साथ साथ एक और जो केरल में पड़ता है उसका नाम है सर नंबर 4, यहीं पे लिख देता हूँ, उसका नाम है पेरियार। कौन सा, पेरियार, पेरियार, पेरियार। आइए इसके क्षेत्रफल की बात करें। जैसे वायनाड, वायनाड के क्षेत्रफल की बात करूं तो केरल में जो हाथी आरक्षित क्षेत्र पड़ता है वायनाड, इसका जो क्षेत्रफल है वो 1200 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, 1200 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। वहीं मैं बात करूं नीलांबुर की, तो नीलांबुर का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, वो 1457 है, 1457 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। वहीं आगे हम बात करें अनाईमुड़ी की, तो अनाईमुड़ी का जो क्षेत्रफल है वो है 3728, 3728 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। पेरियार की बात करूं मेरे भाई, तो देखिए पेरियार का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, वो 3742, 3742, तो 3742 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है आपके पेरियार। तो केरल के कितने हो गए, केरल में 4 हो गए, एक वायनाड है, एक नीलगिरी है, एक अनाईमुड़ी है, एक पेरियार है। अब इनमें से आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि केरल का सबसे बड़ा हाथी आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो उसका नाम है सर पेरियार। तो पेरियार, भारत में पेरियार जो राष्ट्रीय उद्यान है और जो हाथी आरक्षित क्षेत्र भी है, ये जंगली हाथियों के लिए जाना जाता है, जंगली हाथियों के लिए फेमस है। इसको आप नोट कर लेना और याद रख लेना, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें अगले राज्य की। तो अभी हमने कितने राज्य देखे, 10। कितने राज्य, अभी हम 10 राज्य के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे अगला 11वें राज्य की। 11वां राज्य कौन सा है, चलिए, तो 11वां जो राज्य है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो 11वां हमारा तमिलनाडु। कौन सा है, तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है आपके, तमिलनाडु राज्य के प्रमुख हाथी आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो तमिलनाडु में कितने हाथी आरक्षित क्षेत्र पड़ते हैं, तो तमिलनाडु में हाथी आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 4 है। कौन कौन से, एक है आपके नीलगिरी। कौन सा, नंबर फर्स्ट, नीलगिरी, नीलगिरी, क्योंकि नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तमिलनाडु में। दूसरा जो तमिलनाडु के अंतर्गत आने वाला हाथी आरक्षित क्षेत्र है इसका नाम है कोयम्बटूर, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर। तीसरा जो इसी के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है तमिलनाडु में, इसका नाम है अन्नामलाई, अन्नामलाई, अन्नामलाई हाथी आरक्षित क्षेत्र है। चौथे हाथी आरक्षित क्षेत्र की बात करूं तो भैया वो भी तमिलनाडु में है, इसका नाम है श्रीविल्लीपुथूर, श्रीविल्लीपुथूर, श्रीविल्लीपुथूर। अब इनमें इसके क्षेत्रफल की बात करें, जैसे नीलगिरी, तो नीलगिरी का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो नीलगिरी का जो क्षेत्रफल है वो 4663, 4663।
अब आप कहोगे कि सर इन क्षेत्रफलों को क्यों बता रहे हो आप, तो मेरे भाई मैं इन क्षेत्रफलों को इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि तमिलनाडु में स्थित सबसे बड़ा हाथी आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें सबसे बड़ा पूछ ले तो फिर कैसे बताओगे, तो वो क्षेत्रफल देख कर ही आप ही बताओगे। ठीक है। दूसरा आपके कोयम्बटूर, कोयम्बटूर की बात करें तो देखिए ये कौन सा है, 566 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। वहीं अन्नामलाई की बात करूं तो अन्नामलाई का जो क्षेत्रफल है वो 3728 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। वहीं श्री विल्लीपुथुर की बात करें तो 1249। अब इसमें से आप देख सकते हैं कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा हाथी आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। हाथी आरक्षित क्षेत्र सबसे बड़ा और सबसे छोटा आप देख सकते हैं कि नीलगिरी सबसे बड़ा है और सबसे छोटा कोयम्बटूर है। ठीक है, चलिए आइए हम चलते हैं आगे अगले राज्य की। 12वां राज्य कौन सा है। ठीक है, तो 12वां जो राज्य है आपके वो है आपके आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश चलते हैं। आंध्र प्रदेश के हाथी आरक्षित क्षेत्रों की संख्या की बात करें तो कितने हाथी आरक्षित क्षेत्र हैं आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में एक हाथी आरक्षित क्षेत्र है। कौन सा है सर, आंध्र प्रदेश में एक है रॉयल के नाम से है रॉयल मतलब शाही रॉयल। और मैंने बताया था आपसे कि 2010 में इसे राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। और ये रॉयल का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो आंध्र प्रदेश में जो रॉयल है इसका जो क्षेत्रफल है वो 766 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। 566 कोयम्बटूर का है, 766 रॉयल का है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं अगले 13वें राज्य की, क्योंकि 14 राज्यों में ही इनका विस्तार है। एक राज्य पड़ता है आपके उत्तराखंड में एक है, कौन सा, शिवालिक। तो उत्तराखंड और उत्तराखंड में जो हाथी आरक्षित क्षेत्रों की संख्या वो एक है और उसका नाम है शिवालिक। शिवालिक की पहाड़ियाँ पता है आपके, शिवालिक। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है शिवालिक का वो 5405, कितना, 5405 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। और अगला जो हमारा राज्य आता है, हम उस राज्य की बात करते हैं जो अपना ही प्रदेश है जिसे हम उत्तर प्रदेश कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के नाम से ही हाथी आरक्षित क्षेत्र है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में जो हाथी आरक्षित क्षेत्र है उसका नाम भी उत्तर प्रदेश ही है। क्या है, उत्तर प्रदेश। उम्मीदों का प्रदेश अपना उत्तर प्रदेश, हाथी आरक्षित क्षेत्र। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 744 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। तो कुल मिलाकर के हम देख सकते हैं कि संपूर्ण भारत में, ठीक है, कितने हाथी आरक्षित क्षेत्र हैं, ठीक है, संपूर्ण भारत में। ठीक है, तो यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश का देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 7444 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ, 7444 नहीं, 744 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ हाथी आरक्षित क्षेत्र है। तो कुल मिलाकर के हमने जो चीज़ें देखी अब तक, और उनमें से हमने देखा कि भारत का, अब इसमें से हम थोड़ा सा एक पॉइंट देख लेते हैं कि हमने जितने भी ये राज्य पढ़े, इन राज्यों में से सबसे छोटा और सबसे बड़े की अगर मैं बात करूँ तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन सा है, और ये राज्य कितने हैं कि जिनमें ये आरक्षित क्षेत्र हैं। तो राज्य की मैं बात करूं तो देखिए कितना है। आइए जानते हैं मेन पॉइंट को लेकर के कि कौन कौन से मेन पॉइंट हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे थे अभी कि भारत का सबसे बड़ा हाथी आरक्षित क्षेत्र, सबसे बड़ा इन 14 राज्यों में से सबसे बड़ा जो हाथी आरक्षित क्षेत्र है उसका नाम है मैसूर। कौन सा, मैसूर, सबसे बड़ा मैसूर। क्षेत्रफल मैंने बता दिया था, इसका क्षेत्रफल कितना था, लगभग इसका क्षेत्रफल जो था वो 6724 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में इसका फैला हुआ था क्षेत्रफल, और ये भारत के वर्तमान कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, ये सबसे बड़ा हाथी आरक्षित क्षेत्र है। वहीं अगर मैं सबसे छोटे की बात करूं तो देखिए सबसे छोटा आप देख सकते हैं, मैंने अभी लिखवाया था। ठीक है, कौन सा है, नागालैंड में इटांकी, सबसे छोटा इटांकी वो कहाँ है, वो नागालैंड में।
नागालैंड में, और 202 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो कुल हाथी आरक्षित क्षेत्रों की संख्या मैंने बताई थी आपकी 32, कल भी मैंने इसके बारे में चर्चा करी थी, 32। कुल राज्य कितने राज्यों में है, तो कुल राज्य की बात करें तो कुल राज्य जो हैं वो हैं 14, ठीक है, 14 कुल राज्य हैं। कुल क्षेत्रफल कितना है, कुल क्षेत्रफल की बात करें तो इसके बारे में मैंने शुरुआत में ही चर्चा करी थी, 69,582.80 कितना 80 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के आसपास इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, देखिए इनको 1-2 बार याद करोगे तो आसान तरीके से आपके याद होते चले जाएंगे। चलिए यहाँ तक हो गया। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट उसमें अखिल भारतीय हाथी जनगणना के बारे में। अखिल भारतीय हाथी जनगणना के बारे में कि अखिल भारतीय हाथी जनगणना क्या थी और इसके अनुसार हाथियों की संख्या भारत में कितनी थी। तो आइए हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। अखिल भारतीय कौन सा, अखिल भारतीय हाथी जनगणना। ठीक है, अखिल भारतीय हाथी जनगणना क्या थी और इसके अंतर्गत क्या था। देखिए शुरुआत कब हुई थी, तो 12 अगस्त 2017 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पहली बार अखिल भारतीय हाथी संख्या आकलन को प्रारंभिक परिणाम जारी किए गए थे। तो ये कब किए गए थे, 2017 में। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में हाथियों की कुल संख्या लगभग 27,312 थी। ठीक है, जो रिपोर्ट पेश की गई थी, इस रिपोर्ट के अनुसार जो भारत में कुल संख्या है हाथियों की वो 27,312 है। तो हम रिपोर्ट की बात करते हैं तो जनगणना का प्रारंभ कब किया गया था, तो प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ किया गया था 12 अगस्त। कब, 12 अगस्त। तो 12 अगस्त ठीक है 2017। तो 12 अगस्त 2017 को हाथी जनगणना शुरू की गई थी। किसके द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है, किसके द्वारा, तो विभाग कौन सा था, मंत्रालय। चलिए मैं मंत्रालय लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मंत्रालय, जिससे कि आपको आसान भी रहे, याद रहे कि मंत्रालय कौन सा था। तो मंत्रालय, मैं मंत्रालय लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मंत्रालय। ठीक है, चलिए मंत्रालय की बात करते हैं। मंत्रालय की बात करें तो जो मंत्रालय था उसका नाम है केंद्रीय पर्यावरण, ठीक है, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रथम समन्वय आधारित अखिल भारतीय हाथी संख्या आकलन के प्रारंभिक परिणाम जारी किए गए। अब इसके अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार था क्या, रिपोर्ट जो पेश की गई थी, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल हाथियों की संख्या, कुल हाथियों की संख्या की बात करें तो इनकी जो संख्या थी वो लगभग 27,312 कुल हाथी थे। देश में हाथियों की सर्वाधिक संख्या कर्नाटक में है, जिसमें से कर्नाटक, ठीक है, क्योंकि कर्नाटक का सबसे बड़ा जो हाथी आरक्षित क्षेत्र है वो मैसूर है और 6,724 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का इसका क्षेत्रफल है। कर्नाटक में जो स्थित है मैसूर हाथी आरक्षित क्षेत्र, तो सर्वाधिक संख्या कर्नाटक में।
इसके बाद दूसरी जो संख्या थी वो असम में थी, असम में। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि जी हाथियों की संख्या तो बता दो। भैया वो बताऊंगा, पहले आप राज्य देख लीजिए, टेंशन ना लो, ठीक है। चलिए, तीसरे नंबर पे केरल आता है आपके, केरल। और केरल में आपके बहुत सारे पड़ते हैं। केरल में पेरियार पड़ता है, ठीक है। केरल में मैंने आपके लिखवाए हैं, केरल में पेरियार है, केरल में आपके नीलाम्बुर है, केरल में आपके अनाईमुड़ी है, केरल में आपके पेरियार है, केरल में आपके कौन सा है, नीलाम्बुर, ठीक है। तो केरल में राष्ट्रीय उद्यान वायनाड है, राष्ट्रीय उद्यान भी है, और इसके साथ साथ ये कौन सा है, ये आपके हाथी आरक्षित क्षेत्र भी है। तो कर्नाटक में इनकी संख्या जो है हाथियों की, कर्नाटक में इस रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक में सर्वाधिक हाथियों की संख्या 6049, कितनी, 6049। वहीं असम की बात करूं तो असम में जो हाथियों की कुल संख्या है वो 5719 के आसपास, कितना, 5719 के आसपास कुल संख्या थी। वहीं केरल की बात करूं तो केरल में 3054, कितना, 3054। और एशिया में सर्वाधिक हाथी भारत में ही पाए जाते हैं, याद रखना इस चीज़ को। चलिए, हाथियों के संरक्षण को लेकर के, हाथियों को बचाने के लिए, हाथियों के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए, और हाथियों के संरक्षण और उनके रखरखाव को लेकर के 12 अगस्त 2017 को ही एक यात्रा शुरू की गई थी। उस यात्रा का नाम था गज यात्रा, यानी एक मिशन शुरू किया गया था जिसका नाम था गज यात्रा। आइए गज यात्रा क्या है उसको भी हम देख लेते हैं कि हाथियों से संबंधित गज यात्रा क्या है, ठीक है। चलिए, गज यात्रा, और हाथी को संस्कृत में गज ही कहते हैं। प्रारंभ कब किया गया था इसका, गज यात्रा का प्रारंभ, तो मेरे भाई देखिए इसका जो प्रारंभ किया गया था, प्रारंभ जब हाथी जनगणना आई उसी समय प्रारंभ हुआ था इसका 12 अगस्त 2017 को ही। 12 अगस्त 2017 को विश्व हाथी दिवस के अवसर पर, कब 2017 को, किसके अवसर पर, अवसर की बात करें तो अवसर था सर विश्व हाथी दिवस। कौन सा, विश्व हाथी दिवस, विश्व हाथी दिवस के अवसर पर, ठीक है। हाथियों के संरक्षण हेतु एक राष्ट्रीय व्यापी अभियान यानी गज यात्रा को केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जलवायु द्वारा इसको शुरू किया गया था। यह अभियान हाथियों की बहुलता वाले देश के 12 राज्यों में संचालित किया जाएगा, और मतलब किया गया है, ये किया जाएगा नहीं, किया गया है। तो 12 राज्य ऐसे हैं जिनमें हाथियों की संख्या अधिक है, ऐसे राज्यों में ये चलाया जाएगा अभियान। तो देश के 12 राज्यों जिनमें हाथियों की संख्या ज़्यादा है, कितनी है, हाथियों की संख्या ज़्यादा, तो कितने राज्यों में, तो राज्यों की बात करें तो राज्यों में कितने में ये चला गया है, 12 राज्य। और किसके द्वारा, यानी मंत्रालय कौन सा है, जिन्होंने हाथियों के लेकर के रिपोर्ट पेश करी थी, जनगणना कराई गई थी, वही, उसका नाम है केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, ठीक है। चलिए, तो आज की हमने क्लास में महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करी। आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमने आज पढ़ी। तो पहले हमने, देखिए आप देख सकते हैं, पहले ये पढ़ा था हमने, हाथी आरक्षित क्षेत्र पढ़े, भारत में कितने हैं और वर्तमान में कितने हैं, और पहले कितने थे, 2009 में कितने थे, 27 थे, जबकि 2005 बाद में बने थे। वन मंत्रालय द्वारा इनको घोषित किया गया था, मंजूरी दी गई थी। और पहला खासी मेघालय में, बादलखोल छत्तीसगढ़ में, ठीक है, लेमारू,
ठीक है, आपके ये भी छत्तीसगढ़ में, दक्षिणी उड़ीसा और बैतरणी ये भी उसी में। उसके बाद हमने आगे बात करी थी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वाले हाथी आरक्षित क्षेत्र पश्चिम बंगाल 14 राज्यों के बारे में हमने बात करी और एक एक चीज़ को हमने विस्तार से आसानी से हमने समझा। आई होप कि आज आपको क्लास अच्छी लगी होगी, क्लास आपको पसंद भी आई होगी। और इस तरीके से यहाँ पे चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्लास को आप कंटिन्यू करते रहिए। आज के दिन तो आपको समझ में आएगा, है अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आप जिस प्रकार से आप सोच रहे होंगे कि भैया स्ट्रेटेजी के या इन सब से क्वेश्चन आते हैं, तो मेरे भाई उसको भूल जाइए आप सभी लोग। टीचरों का क्या काम होता है, सिर्फ कहने का, ठीक है। टीचरों का काम होता है कहने का कि भाई स्ट्रेटेजी के पढ़िए, वो पढ़िए, ये पढ़िए। देखिए, स्ट्रेटेजी के से इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है मेरे भाई। तभी तो अगर आप स्ट्रेटेजी के चक्कर में लगे रहते हो, तभी आपका स्कोर जीएस में अगर 38 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, तो तभी आप 20 या 19 ही करके आ पाते हो। क्यों? जब इतनी अच्छी आपको स्ट्रेटेजी के पढ़ाई जाती है, तो क्यों आप इतने लगा कर आ पाते हो भाई? और स्ट्रेटेजी के में भी फिर तुम्हारे उसमें भी तुक्का होते हैं बहुत सारे, क्योंकि तुम 30 करके आओगे तो कम से कम 12 गलत करके आओगे, 18 सही बैठेंगे जब जा करके। और कितना बचा तुम्हारा स्कोर? बहुत कम। तो भैया मेरे याद रखना, अब डिटेल में पढ़ने का टाइम है, नौकरी लेना बहुत कठिन है थोड़ा सा, तो आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। आई होप कि क्लास आज आपको पसंद आएगी। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत, नमस्ते।